हूँ आपकी अपनी चेयरपर्सन, ओनर ऑफ टीएम ट्रैवल एंड टूर्स, मिसेस मलिक, आपके सामने एक बार फिर। आजकल जल्दी आ रही हूँ क्योंकि मटेरियल है बोलने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बहुत ही प्यारी ऑडियंस जो मुझे देखती है, मुझे सुनती है, मुझे सराहती है और मेरी बातों पे अमल करती है, तो वो फ़ायदा उठाए, इस खूबसूरत वक्त का, इस मौके का फ़ायदा उठाए और जो कंट्रीज़ ओपन हैं उन पे वर्किंग करें और जाने की तैयारी पकड़े। उन लोगों के लिए जो कि सीरियस है बाहर कहीं जाने के हवाले से। जनाब, आज मैं कोई नया डेस्टिनेशन नहीं वो कर रही हूँ। ये डेस्टिनेशन पहले भी कई बार मैंने इसको लोकेट किया है, इसके बारे में बातें की हैं और इसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रखी है। तो हाँ, बात ये है कि हम बात करेंगे जनाब आज यूक्रेन के हवाले से। एक्चुअली मैं कई बार आके आप लोगों को बता रही हूँ और मेरे अगर व्यूवर्स मेरा ये मैसेज कम लोगों तक गया है तो मैं समझती हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रमोट करें ताकि ये बात फैले कि जो डेस्टिनेशंस पाकिस्तान के लिए स्टिल खुले हुए हैं और जहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स ट्रैवल कर रहे हैं वो है तुर्की, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदीव और जनाब साउथ अफ्रीका, ठीक है, इजिप्ट। ये वो डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पाकिस्तानी नेशनल के लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा रोमानिया का प्रोसेस है जिसका रिज़ल्ट आएगा 3-3.5 महीने बाद जनाब। उसके बाद हमने क्रोशिया पे काम स्टार्ट किया, लेकिन सडनली क्रोशिया ने जो पाकिस्तानी पासपोर्ट का काम था वो एक्सेस बंद कर दिया और वो अपने फ्रंटियर्स के यानी इंटर बॉर्डर के करीब के लोगों को और दूसरे नेशनल के लोगों को प्रमोट करने लगा। तो इस वजह से आप देख रहे होंगे कि मैं कोई भी जो है वो पोस्ट क्रोशिया का नहीं डाल रही हूँ। अभी कल मुझे 5,000 से ऊपर लोगों ने एक्सेस किया है और मुझसे पूछगछ की है, मुझसे मालूमात ली है मोल्डोवा के लिए। अब कल मैंने मोल्डोवा का वीज़ा डाल दिया कि जी जनाब मैं एक्सेस कर रही हूँ, सारी डिटेल बता दी है। अब आपने सिर्फ उसमें जो जाने के ख्वाहिशमंद है वो मुझसे अप्लाई करेंगे, अदरवाइज बाकी टाइम पास लोग मुझसे बात ना करें, ये तो कल की गुफ्तगू थी। आज यूक्रेन को मैं क्यों हाईलाइट कर रही हूँ? यूक्रेन इस वक्त हमारे अंडर कंट्रोल है, यूक्रेन पे इस वक्त हमें कमांड है और हम काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान से भी कर रहे हैं और हम वाया किर्गिस्तान भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं और ओपन वर्क परमिट भी कर रहे हैं। यूक्रेन इज़ जस्ट लाइक रोमानिया एंड क्रोशिया। आपको पता होना चाहिए कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैवल हब है, बिजनेस हब है। इस होमलेस स्टेटलेस लोग जिनका घर मकान नहीं है और वो कुछ पैसे लेकर चले गए हैं और वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे कारोबार करते हैं तो कुछ अरसे बाद वो सेटल हो जाते हैं। ये बात रशिया के बारे में कही जाती है। बिल्कुल इसी तरह इसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है यूक्रेन। यूक्रेन का कुछ हिस्सा तो आपको बिल्कुल पाकिस्तान ही महसूस होने लगेगा। वहाँ की एक स्टेट है जिसका नाम उड़ीसा है, जहाँ पठान बहुत बड़ी मकदार में मौजूद है, तादाद में, मकदार में नहीं तादाद में मौजूद है और कपड़ा बेचने का कारोबार करते हैं। तो बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें वहाँ जाके जॉब मिल जाएगी। बेशक हम जॉब दिलवाते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई क्लाइंट हमारे साथ बहुत ज़्यादा फैमिली की तरह चलता है, हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है, हमारी बातों पे तवज्जो देता है और उसे महसूस होता है कि हाँ मैं उनकी बेनिफिशियल प्रोजेक्ट पे ही काम कर रही हूँ, तो फिर मेरा जो पार्टनर की में मौजूद है वो उनको दे देता है एक्सेस, उनको हेल्प आउट करा देता है, नौकरी दिलवा देता है। आपको ये चीज़ अच्छी तरह पता है और काफ़ी लोगों को नॉलेज होगी, हो सकता है देखने वालों में काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं भी हो कि यूक्रेन का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अगर आप जर्नल लगाएंगे नॉर्मल तरीके से तो नहीं लगता, ठीक है।
लिहाजा हम करते हैं वकील, और हमने वकील किया हुआ है, हमारा वकील के साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ है। तो लिहाजा आपका कैसा भी प्रोफाइल है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस। हमारे दिए हुए फाइल को, हमारे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स पे आपका वीज़ा लगना ही लगना है, चाहे आप स्टडी पे जाए या आप वर्क परमिट करें। आज आप वर्क परमिट लेकर चले जाएंगे, जिसमें हम 1 साल की टीआरसी भी आपको करके देंगे, तो वहाँ पे आप सबसे आसान जो इन्वेस्टमेंट है वो है एक किराए की गाड़ी लेके चलाना। तो उस किराए की गाड़ी के इन्वेस्टमेंट में आप जब गाड़ी चलाते हैं, जैसे उबर करीम है, वैसे वहाँ आप प्राइवेट टैक्सी चलाएंगे, तो आप ये बात महसूस करेंगे कि आपको उसमें जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। जितनी ट्रिप्स आप चलाएंगे, जितनी चक्कर आप लगाएंगे, आपको फ़ायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे छोटी से छोटी जॉब जो होती है वो एक शवरमा के जो शॉप होती है उस पर वेटर की होती है। नंबर 3, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो थोड़ी देख रेख के बाद आपको वेयर हाउस या कॉल सेंटर में जॉब मिल जाती है। नंबर 4, हम वहाँ से किसी को इलीगल कहीं नहीं भेजते, मेरा कोई ऐसा सेटअप नहीं है और ना मैं ऐसा कोई काम करती हूँ। बट मैंने भी सिर्फ सुन रखा है लोगों से, और मालूमात है मुझे कि लोग वहाँ कुछ अर्सा ठहरने के बाद बाई रोड हंगरी चले जाते हैं, जो कि शेंजन में आता है, और इलीगल वहाँ चले जाते हैं और आगे उनकी अपनी ज़िंदगी। तो देखिए जनाब, ना मैं आपको भेजूँगी और ना मेरा कोई इस तरह का काम है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग ये एक गैर कानूनी काम है और मैं इस काम में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करती। मेरा काम है वीज़ा लगा के, चाहे आप स्टडी वीज़े पे जाएं और स्टडी टीआरसी लें, चाहे आप वर्क परमिट पे जाएं और वर्क टीआरसी लें, आपको दोनों में बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। शेयरिंग में आप अगर 4 लड़कों के साथ रहते हैं तो तकरीबन $300-350 आपका महीने का खर्च होता है, खाना पीना, रेंट और उसके साथ इंटरनेट, बिजली पानी के साथ, और आप बहुत जल्दी वहाँ सरवाइव करने लगते हैं। तो वो लोग जो बहुत सीरियस हैं जाने के लिए और समझते हैं कि इस वक्त उनके पास पैसा भी मौजूद है, और कंस्ट्रक्शन के लोगों को बड़ा काम अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा टाइल, मेसन, कारपेंटर, वुडन वर्क करने वाले, बढ़ई, इनको बहुत अच्छी जॉब्स वहाँ मिल जाती हैं। लेकिन जॉब मैं आपको करवा के नहीं दूँगी, जॉब की सर्चिंग आप खुद करेंगे। ये है कि मेरा जो पार्टनर है वो भी पाकिस्तान से ही है, तो वो आपको एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपको हेल्प आउट कर देगा। अब बात आ जाती है वर्क परमिट के लिए। वर्क परमिट के लिए तकरीबन आपको पाकिस्तान में 35 से 45 दिन वेट करना पड़ेगा, ठीक है। कागजात में सिर्फ आपके पासपोर्ट, CNIC और एक तस्वीर जाएगी, जिस पे आपका वर्क परमिट निकल के आएगा। वर्क परमिट आने के बाद फिर आपने अपना केस एज़ यूजुअल जेरीज में जाके जमा कराना, और 3 हफ्ते बाद आपका वीज़ा लग कर आएगा। उसके लिए आपके किसी चीज़ की ऐसी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जेरीज जो डॉक्यूमेंट्स लगा देता है वो हम आपको उस वक्त समझा देंगे, आपको हेल्प आउट कर देंगे, आपके उस मैटर को रिजॉल्व कर देंगे, ताकि आपको जेरीज में सबमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये सारी चीज़ों के बाद पीछे गारंटी हमारी होती है आपको वीज़ा देने की। इस पे चार्जेस क्या आएंगे वो आप मुझसे सिर्फ कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रोसीजर मैं यहाँ आपको बता चुकी हूँ। चाहे स्टडी का लें, चाहे आप वर्क परमिट लें। वर्क परमिट में मुझे आपकी तरफ से किसी एक्सपीरियंस की और किसी कागजात की ज़रूरत नहीं है। एज भी आप 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और स्टडी में तो आपको पता ही होना चाहिए कि 25, 26, 27 इज़ अ गुड एज फॉर स्टडी। लैंग्वेज कोर्स में जाते हैं। इसके अलावा इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रियली कनाडा जाने में इंटरेस्टेड हैं,
तो वो पहले जाके यूक्रेन में 6 महीना 1 साल पढ़ाई कर ले, फिर वहाँ से लीगल स्टेटस पे स्टडी अप्लाई करवा के उन्हें स्टडी कनाडा पे भेजा जा सकता है और भेजा जाता रहा है। लेकिन इसमें भी कोई जालसाजी, कोई 2 नंबरी, कोई गलत कागज़ या कोई गलत चीज़ का इस्तेमाल ना है ना होगा। और लोग करते होंगे, मैं इससे कंसर्न नहीं हूँ, मैं टोटल अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। अब आ जाइए वर्क परमिट की तरफ। तो वर्क परमिट में हमें अगर आपके पास कोई दस्तावेज़ात ओरिजिनल हैं, सही हैं, तो आप दीजिएगा, नहीं तो आप अपने वर्क परमिट के लिए सिर्फ पासपोर्ट, CNIC, तस्वीर, PCC, FRC, इट्स गुड इनफ। बाकी केस चाहे स्टडी का हो चाहे वर्क का हो, आपने जाके जमा कहाँ कराना है? जेरीज में, क्योंकि यूक्रेन की तमाम जिम्मेदारियां कुछ अरसे से जेरीज अदा कर रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग कंसर्न करेंगे। मोल्डोवा पूछने वाले, कल मेरा मोल्डोवा का पोस्ट लगाते ही सब गायब हो गए, तो क्या मतलब आप लोग फेक हैं? क्या तमाम व्यूवर्स फेक हैं जो वैसे तो सवाल पूछते रहते हैं और जब उन्हें निकाल के दो कि हाँ जी ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग सब गायब हो जाते हैं। तो प्लीज़ सीरियस हो जाने वाले लोग मुझसे रब्ता करें। उम्मीद करती हूँ मेरा इतना समझाया हुआ सेशन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा होगा, और सवाल कीजिएगा तो सिर्फ इससे आगे पैसों के बारे में, दैट्स इट। बाकी तो मैंने सब कुछ यहाँ समझा दिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। 2 डेस्टिनेशन पे वर्किंग जारी है, मुझे आखिरी जवाब वहाँ से आने का इंतज़ार है, तो फिर फैसला हो जाएगा कि मैंने आपको बताना है, या अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हुई तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। तो ख्याल रखिए अपना ढेर सारा बहुत। कोविड के लिए अपने आप को अवेयर कीजिए, वैक्सीनेशन हो रही है तो वैक्सीन लगवा लीजिए, और 6 फुट का फासला रखिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कहीं कोई भूल चूक हो, कोई दिल आज़ारी हुई हो तो गलती की माफ़ी। एक बार फिर हाजिर होंगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।